कोरोना के बढ़ते केस पर मुख्यमंत्रियों को पीएम मोदी का संदेश, कहा छोटे शहरों में टेस्टिंग बढ़ानी होगी। देश में अब स्थापित होगी लोक नीति, देश के पुनर्निर्माण की पहल, पार्टी ने कहा अब राजनीति से नहीं लोक नीति से चलेगा देश। सीटू के बैनर तले श्रम संघों ने मांगों को लेकर किया विधानसभा मार्च। दिल्ली स्थित घर में फंदे से लटका मिला बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा का शव। और मुख्यमंत्री ने जायका परियोजना की वेबसाइट का किया शुभारंभ। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हो रही बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने पर चर्चा हुई। कोरोना वायरस टीकाकरण शुरू होने के बाद पीएम मोदी पहली बार मुख्यमंत्रियों के साथ बात कर रहे थे। बैठक में टीकाकरण में तेजी लाने और इसमें आने वाली दिक्कतों पर भी चर्चा हुई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार ने इसे कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत बताया है। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने पिछले सप्ताह केंद्रीय टीम के दौरे के बाद महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा। महाराष्ट्र कोरोना की दूसरी लहर से गुजर रहा है और संक्रमण को रोकने के लिए कारगर उपाय किए जाने की जरूरत है। इसके लिए ट्रैकिंग, टेस्टिंग, अलग अलग मामलों और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों में कोरोना से बने हालात, वैक्सीनेशन की स्थिति और संक्रमण को काबू करने के लिए की जा रही कोशिशों पर फीडबैक लिया। पीएम मोदी ने देश में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने से पहले जनवरी में भी मुख्यमंत्रियों से बात की थी। आज भारत में 96% से ज्यादा केसेस रिकवर हो चुके हैं। फैटेलिटी रेट में भी भारत दुनिया के उन देशों की लिस्ट में है जहां ये रेट सबसे कम है। कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है। आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्त की है, सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। और विशेष चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे, सेफ जोन थे एक प्रकार से। अब वहां पर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। ये मंथन का विषय है कि आखिर कुछ क्षेत्रों में ही टेस्टिंग कम क्यों हो रही है, क्यों ऐसे ही क्षेत्रों में टीकाकरण भी कम हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये गुड गवर्नेंस की परीक्षा का भी समय है। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए।
हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है। एक भय का साम्राज्य फैल जाए ये भी स्थिति नहीं लानी है। और कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ इनिशिएटिव लेकर के हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। अपने प्रयासों में हमें अपने पुराने अनुभवों को शामिल करके रणनीति बनानी होगी। हर राज्य के अपने अपने प्रयोग हैं। अब हमें प्रोएक्टिव होना जरूरी है। हमें जहां जरूरी हो, और ये मैं आग्रहपूर्वक कहता हूं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का विकल्प भी किसी भी हालत में ढिलास नहीं लानी चाहिए। इस पर बड़े आग्रह से काम करना चाहिए। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और आरटी-पीसीआर टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है वो ये कि इस बार हमारे टियर 2 और टियर 3 शहर जो शुरू में प्रभावित नहीं हुए थे, उनके आसपास के क्षेत्र प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। और इसलिए हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। हमें छोटे शहरों में रेफरल सिस्टम और एम्बुलेंस नेटवर्क के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। विदेश से आने वाले यात्रियों और उनके कॉन्टैक्ट्स के सर्वेलेंस के लिए एसओपी के पालन की जिम्मेदारी भी हमारी अब बढ़ गई है। हिमाचल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन को तेज करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की स्थिति दूसरे राज्यों के मुकाबले ठीक है और यहां पर कोविड को नियंत्रण करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आज काफ़ी अरसे के बाद कोविड के विषय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी चीफ मिनिस्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। जो कंसर्न था, एक तो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का हमारा ये शेड्यूल जो प्लान किया गया है उसके मुताबिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक तो ये। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय उसमें यह था कि कुछ प्रदेशों में बहुत ज़्यादा स्पाइक आ गया कोविड-19 का पिछले दिनों में, और जिसमें उन प्रदेशों के मुख्यमंत्री से बात की। आने वाले समय में किस प्रकार से इस की तैयारी करनी है उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े सख्त और साफ संदेश दिया है। आज एक तो वैक्सीनेशन के इस अभियान को कहा कि इसको तेज़ गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको तेज़ी से बढ़ाइए। जिन प्रदेशों में स्लो चल रहा है उन प्रदेशों में विशेष तौर से उन प्रदेशों के नाम लेकर के आग्रह किया है। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश हमारा ठीक चल रहा है। दूसरे, पिछले कुछ अरसे में बहुत बड़ी कमी आई है टेस्टिंग में, और टेस्टिंग में जो कमी आई है उसमें आरटी-पीसीआर की टेस्ट में जो है वो बहुत बड़ी कमी पाई गई थी। कैजुअलनेस, यानी कि हमारा जो फ्रंट लाइन में हमारे पर्टिकुलर जिनको हम बोलते हैं जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनको विशेष तौर से कहा कि उनको प्रोत्साहित करें कि वो कोविड के टेस्ट को और इसमें बढ़ोतरी, जितनी कैपेसिटी आपकी है उस कैपेसिटी को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। तीसरी बात, वैक्सीन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि वैक्सीन का अभिप्राय ये नहीं है कि आप बिल्कुल कोरोना के इस सारे से बिल्कुल मुक्त हो गए। वो एक उपाय है, जैसे मास्क है एक उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग एक उपाय है, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय, कारगर उपाय वो वैक्सीन है। एक और विषय भी आया कि कुछ एक प्रदेशों में ये भी स्थिति देखी गई है कि वैक्सीन की वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है। मोर देन 10% जो है वो वेस्टेज आ रही है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल उसमें लोएस्ट नंबर पर है। हम 1.4 पर है, यानी कि 2% से भी कम है
सबसे कम वेस्टेज है हमारी हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन की। सोशल डिस्टेंसिंग, उसके बाद पर्टिकुलरली ये मास्क लगाना, ये इन बातों को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने विशेष आग्रह किया कि इस अभियान में ढिलाई आ गई है और इसको कड़ाई से इसको लागू करने के लिए जोर दीजिए। जो एक विशेष आग्रह किया है, जहां ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो बनाए जाए, उसमें वो बना करके आप जो है उस एरिया को फोकस करें। और एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर उन्होंने कहा, तो उसमें बहुत बड़ी कमी आई है इस बीच में। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को फिर फोकस करिए ताकि ज़्यादा इसको स्प्रेड होने से, इसको बढ़ने से संक्रमण को रोका जा सके। वहीं हिमाचल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ हुई बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा की गई है और ये आग्रह हुआ है कि एक तो टेस्ट जो हैं उसको बढ़ाया जाए और उसमें भी जो RT-PCR टेस्ट है उसकी संख्या जो है वो बढ़ाई जाए। दूसरा जो है वैक्सीनेशन का नंबर जो है वो भी बढ़ाया जाए, उसको भी जो है बढ़ाएं हम। दिख रहा है सार्वजनिक स्थानों के ऊपर के भी लोगों ने अब थोड़ा सा ये हो गया है कि वैक्सीन आ गई है तो अब हमको जो है ये जो सुरक्षात्मक उपाय हैं 3 प्रकार के उपाय, तो इसको करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसके ऊपर भी बड़े विस्तार से चर्चा हुई है कि प्रत्येक प्रदेश के अंदर जो है ये 3 प्रकार की सावधानियां हैं, इसको लेकर के कड़ाई हो और पुनः जो है लोगों को इसके लिए आग्रह किया जाए, दवाई भी और कड़ाई भी। सामान्य प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि ये जो वैक्सीन है ये हमको सुरक्षा उपलब्ध करवाती है। हाँ, वैक्सीन का इतना लाभ है कि इस लड़ाई को हम बेहतर ढंग से, सुरक्षात्मक ढंग से हम लड़ सकते हैं। क्योंकि आज का जो सामान्य प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था वो प्रेरणा देने वाला भी है और वो जगाने वाला भी। तो मुझे लगता है कि अब इसके ऊपर जो है हमारे प्रदेश में भी एहतियात के कदम जो है वो उठाए जाएंगे और कोरोना को जीतने की दिशा में जो है हम नई एनर्जी और ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। वो SOPs जो है स्थानीय प्रशासन को बनाने के लिए कहा गया है और उन SOPs का जो है वो कड़ाई से पालन हो, ऐसे दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए जाएंगे। अभी यहाँ हमारे प्रदेश में तो कोई ऐसी स्थिति जो है वो दिखती नहीं है, लेकिन बात यही है कि ये 3 प्रकार की सावधानियाँ, इनका आवश्यक रूप से पालन करना ये प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। कोरोना ने जिस प्रकार से वापसी की है उससे साफ लगता है कि यदि सावधानी ना बरती गई तो भविष्य में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें आम नागरिकों का सहयोग बेहद अहम है और किसी भी प्रकार की ढील स्वयं को और दूसरों को खतरे में डाल सकती है। मास्क पहने और नियमों का पालन करें। आज़ादी के 73 वर्षों के बाद भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीति के आधार पर चल रही है। यहाँ लोगों की सुनी कम जाती है, सुनाई अधिक जाती है। लेकिन अब देश में राजनीति नहीं, लोकनीति के तहत व्यवस्था को चलाने की मुहिम का आगाज हुआ है। देश के बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों और चिंतकों ने एक मंच पर आकर राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी का गठन किया है। इस पार्टी के गठन के साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चयन भी किया गया, जिसमें पार्टी की कमान ब्रिगेडियर डॉक्टर BK खन्ना को सौंपी गई है। राष्ट्रीय कन्वीनर एडमिन दीपक पांड्या को बनाया गया है। NK शर्मा को कन्वीनर फाइनेंस और रेणु नेगी को कन्वीनर मीडिया रिलेशन बनाया गया है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में JP सिंह, आलोक कुमार IAS सेवानिवृत्त, गौतम मारवाहा, पद्मश्री भारत भूषण त्यागी और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता को सर्वसम्मति से चुना गया है। राजधानी दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के हॉल में देश में उस समय एक नई सोच और विचार का प्रादुर्भाव हुआ जब राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी का गठन देश की राजधानी में हुआ। लोकतंत्र जब लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा ही है, तो फिर राजनीति ये तय क्यों करे कि लोगों को किस प्रकार संचालित करना है। लोकनीति में लोग क्या चाहते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था को लाना चाहते हैं, शासन व्यवस्था कैसी होगी और लोग ही अपने प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को चलाएंगे। इस प्रकार की अवधारणा स्पष्ट की गई। जब आवश्यकता है तभी कोई आगाज होता है, जब देश को जरूरत है तभी सभी लोग इकट्ठे होते हैं और तब एक बड़ी सोच को आगे पनपना होता है। मैं बड़े अदब के साथ श्री दीपक पांडे जी को मंच पे बुलाता हूं कि ये लोकनीति क्यों, इसका आगाज क्यों, क्या परिस्थितियां और किन संदर्भ में हम आज सब इकट्ठे हैं, इस पर बात होगी। श्री दीपक पांडे जी। अगर हमारे घर के अंदर
कुछ चीज़ की कमियां होती है तो हमको पीड़ा होती है घर में कि भाई मेरे घर में ये चीज़ों की मतलब खामियां है, मुझे इस चीज़ों को घर में लाना है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम तत्पर हो जाते हैं और तत्पर हो करके हम उस चीज़ को घर में बसाने की कोशिश करते हैं और उस कार्य में जुट जाते हैं कि उसको कैसे लाया जाए। फिर जैसा जैसा कर्म होता है उस कर्म के आधार से वो चीज़ों की पूर्तता घर में होती है। वैसे ही ये राष्ट्र हमारा घर है, ये कोई घर से कम नहीं है, इसको आपका अपना घर समझना है। जब एक एक व्यक्ति इस राष्ट्र को अपना घर समझेगा तो ये घर सुख संपन्न हो जाएगा। यहाँ के जितने भी लोग इस घर परिवार में रह रहे हैं वो सब परस्पर एक दूसरों के लिए रहेंगे, एक दूसरों के लिए जिएंगे। ये भावना आनी चाहिए जो आज अभाव है उसका। इसको देखते हुए कुछ लोगों के मन में ऐसी पीड़ा खड़ी हो गई कि क्या करना चाहिए। तो जैसे आप समझते हो कि क्यों ज़रूरत पड़ी। देखिए हमारे यहाँ चुनावी प्रक्रिया है, तो चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग, हमारे पास जो अधिकार है, हम चुनाव के अंदर जो वोट देने का अधिकार है, उस अधिकार के माध्यम से हम एक सरकार का गठन करते हैं। जिसको बहुमत मिलता है वो सरकार का गठन होता है और उनकी सरकार चलती है। तो क्या इतने समृद्ध देश में, ऐसी संस्कृति रखने वाले देश के अंदर क्या सिर्फ एक विचार वाले इस देश का संचालन करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? इस देश, ये सार्वभौमत्वक देश है, तो इस देश में वो सभी के विचारों का जो संचालन करेगा, सभी के विचारों को सोचकर इस देश को चलाएगा, ऐसी बात सोच रहे हैं। जब प्रसूति की पीड़ा होती है तो पीड़ा, वो कहते हैं कि वो पीड़ा बहुत मतलब दर्दनाक पीड़ा है। वो सबसे ज़्यादा दर्द देने वाली पीड़ा अगर कोई इस दुनिया में है तो वो प्रसूति की पीड़ा है। आप सोचिए, इस नवसर्जन का जन्म एक पीड़ा के बाद ही होता है। जब हमने इसको देखा, हमने इसको समझा, तो ऐसे ही कुछ लोग हम इकट्ठे हुए और हमारे अंदर वो पीड़ा जागृत हुई। शायद आप उसका एहसास कर पा रहे हो कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज एक नई पीड़ा आपके सामने जन्म ले रही है और उस पीड़ा ने एक ऐसा नवसर्जन आज होगा कि जो नवसर्जन हर एक भारतीय के लिए होगा। वो न सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, वो न सिर्फ दो व्यक्ति के लिए, या न सिर्फ वो एक पार्टी के लिए होगा, वो ये पूरे राष्ट्र के हर एक, इस भारत के हर एक वंदे मातरम कहने वाले हर एक के लिए होगा। और वो जन्म जो हो रहा है वो आज आप उसको देखेंगे कि ईश्वर का स्वयं आशीर्वाद यहां आएगा और आप 12:37 को उस आशीर्वाद को एहसास करोगे, आपको अनुभूति होगी उस ईश्वर की। और वो अनुभूति भले संख्या में हमें बहुत कम है, लेकिन संख्या से कुछ नहीं है। जब दृढ़ निश्चय होता है ना आदमी के मन के अंदर, और ये एक एक व्यक्ति स्वयं एक मिशन है, ये कोई एक संख्या नहीं है, ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं एक मिशन है। भारत के उत्थान में काम करने वाला, तन मन धन समर्पित करने वाला वो विशेष इंसान है। लोगों पर शासन करने की नीति ने ही देश में स्वतंत्रता की प्राकृतिक अवस्था को खत्म कर दिया है। इसलिए विकास और आम जन की समस्याओं के लिए राष्ट्रीय लोक नीति की आवश्यकता है। ऐसी सोच के साथ ही विजन दस्तावेज प्रस्तुत किया गया और देश की राजनीति में एक नया अध्याय रचा गया। जब यही व्यवस्था हमारे अनुकूल नहीं कार्य करती है, हमारी प्रगति नहीं बल्कि अप्रगति का कारण बनती है, तो ऐसे में सोचना बहुत आवश्यक है कि क्या किया जाना चाहिए। और हमें ज़रूरत है कुछ नया सोचने की, ताकि जो एक मूल अवधारणा सरकार को बनाने की है कि वो आम व्यक्ति के प्रति उसके उत्थान के लिए ऐसा वातावरण तैयार करे कि व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक ये विकास हो सके। नई सोच और नए नेतृत्व के प्रति वचनबद्ध राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी देश भर में युवाओं और महिलाओं को आगे एक बेहतर नेतृत्व देने और राष्ट्र निर्माण में सहयोग के लिए प्रेरित करेगी। ये आप लोगों के लिए कितना सरप्राइज है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही सरप्राइज है। बतौर जो प्रोफेशन है मेरा, पत्रकार का प्रोफेशन है, तो दृष्टा रहा हूँ मैं कि चीज़ें देखता रहा हूँ कि सामने से जो गुजर रहा है उसको देखता रहा हूँ। महज 24 घंटे हुए हैं मुझे राष्ट्रीयता को समझे हुए, लोक नीति को समझे हुए और इस पार्टी को समझे हुए। और मेरे अग्रज हैं जेपी सिंह साहब, इन्होंने 24 घंटे पहले मेरी मुलाकात कराई, जो इसके सर्जक हैं
शर्मा साहब से, डॉक्टर शर्मा से, और एक मुलाकात हुई। मेरी एक शर्त थी कि मैं किसी राष्ट्रीय दल या किसी दल का सदस्य नहीं बनता। मेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं इस राष्ट्र में पैदा लिया हूँ और इस राष्ट्र का नागरिक हूँ। इसके अलावा मुझे कोई और तमगा नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि यही नीति है मेरी। हमने कहा कि ये बांधने की बात और मत भिन्नता में उतना ही यकीन रखता हूं जितना पहली ही मुलाकात में डॉक्टर शर्मा को मैंने कहा कि ये जिस काम को आप ठानने जा रहे हैं, ये विविधता भरे संसार को एक सूत्र में बांधने का जो उपक्रम है, ये बड़ा कठिन है। विविधता की बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि लोक नीति की बात हो रही है कि अगर ऐसा कोई रिदम निकल रहा हो आपकी नीति से जिसमें सब समाहित हो और सुर अच्छे निकल रहे हो, इंसानियत जहां सबसे ऊपर हो, जहां हम नागरिक शास्त्र के उस सिद्धांत को जी रहे हों जिसमें हमें आज जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसका सतत हम समाधान निकाल रहे हों, ऐसी कोई नीति अगर बन रही हो तो अगर वो हिस्सा है इस राष्ट्रीय लोक नीति का, तो जाहिर तौर पर हम स्वतः सदस्य हैं। इसके लिए मुझे कोई परिचय कटाने की जरूरत नहीं है। हमें खुद ब खुद ये एहसास हो जाएगा कि हम इस राष्ट्रीय लोक नीति के पात्र हैं। उसमें लोक के नाते मेरा भी रिप्रेजेंटेशन है। चीफ कन्वीनर ब्रिगेडियर डॉक्टर बीके खन्ना ने बताया कि आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है और इसे सहेजना, सुरक्षित रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। जिंदगी अपनी सेना को समर्पित करने के बाद अब नई रोशनी की उम्मीद के साथ राष्ट्रीय लोक नीति का आगाज हो रहा है। देश को नया स्वरूप और नई दिशा देने की पहल की आवश्यकता थी। हमें राजनीति नहीं, लोक नीति की जरूरत है। इसी मकसद से हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति हमारे इस राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के जो आज चीफ कन्वीनर बने हैं, ब्रिगेडियर डॉक्टर बीके खन्ना जी के मैं आपकी तालियों के साथ, बहुत अदब के साथ इनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। जो हो रहा है, पहले करप्शन हो रही है, कुछ एक घुटन सी मशहूर हो रही थी कि क्या किया जाए के लिए, पर एट द सेम टाइम हम कोई ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहते। जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है, मैं देखते नहीं, आपने भी देखा होगा कि टीवी के अंदर क्या है, तो कहने का मतलब यह है एक दूसरे को जो है छींटे उठाना ही था। पर जब डिस्कशन किया, ये जो आपने देखा डॉक्टर शर्मा ने, ये एकदम से एक दिन का नहीं है, ये डिस्कशन हुई है बहुत से एक्सपर्ट्स के साथ में, और हर हफ्ते के अंदर जो है कम से कम 1-2 घंटे के साथ उनके मिलकर आम पब्लिक से मिलकर रखने हुए कि किस तरीके से ले जाएं। तो हमने ये बोला कि अब पॉलिटिकल पार्टी तो है पर के लिए, पर ये आमतौर पर ये नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी, ये एक किस्म से होएगी जो लोग चाहते हुए करने के लिए। अपने पर्सनली मैं बताऊं कि मेरे ज़िंदगी के अंदर 3 जो है, ये तीसरा मौका है जो चैलेंज जब आए हैं। ये चैलेंज जो है अभी शर्मा जी के साथ मिलकर हमने जो उठाया है, ये चैलेंज है इसको आगे बढ़ाने के लिए। पर अभी मेरे साथ में मेरी खुशी है कि काफ़ी जो और मेरे साथ में साथी हैं, ये बहुत अपने अपने एरिया के अंदर बहुत ही माहिर हैं। मेरे को कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही आगे के लेके जाएंगे। मैं तो सिर्फ एक इनके लिए एक किस्म से मोटिवेशन हूँ, एक किस्म से मेंटर हूँ। बाकी तो आपने लेके जाना सभी ने, मैं तो सिर्फ ये के लिए वह करने के लिए राजधानी दिल्ली में सरगर्मियां उस समय तेज हो गई जब राष्ट्रीय स्तर पर नई पार्टी का लॉन्च इस प्रकार के भव्य स्तर पर किया गया। राष्ट्रीय मीडिया की मौजूदगी में पार्टी के गठन के समय जिन संकल्पों को जनता के सामने लाया गया है, उससे तो लगता है कि भविष्य में ये एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आएगी, क्योंकि जैसे हालात वर्तमान में देश में है, उसमें यह कहना गलत ना होगा कि एक विकल्प के रूप में आमजन तलाश में तो है ही। सीटू के बैनर तले आज विभिन्न श्रम संघों ने पंचायत भवन से हिमाचल प्रदेश विधानसभा तक रोष रैली निकाली और मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी, मनरेगा, आशा वर्कर और अन्य कई संगठनों ने इस धरना प्रदर्शन में भाग लिया। इस मौके पर माकपा विधायक राकेश सिंघा भी खास तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने प्रदर्शन में बैठे लोगों को संबोधित किया। जिंदाबाद, आम जनता विरोधी नीतियां नहीं चलेगी, मनरेगा में 300 रुपया दिहाड़ी देनी होगी, श्रम कानूनों में फेरबदल नहीं चलेगा। सरकार को चिंता नहीं। ये कहने से क्या होता है, गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बन गया।
सीटू के बैनर तले आज हजारों की संख्या में श्रम संगठनों ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मार्च किया। इस मार्च के बाद विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया गया। संगठनों ने मांग उठाई कि सभी के लिए न्यूनतम वेतन के तहत कम से कम 400 रुपये मजदूरी तय की जाए। आउटसोर्स के लिए नीति बनाने के साथ ही आशा वर्कर, आंगनबाड़ी और मिड डे मील कर्मियों को नियमित करने की भी मांग उठाई गई। इसके साथ ही मनरेगा के तहत भी तय मजदूरी देने और ठेका प्रथा को बंद करने की मांग उठाई गई। महंगाई कम होगी क्या? गैस का सिलेंडर 400 में मिलता था, आज कितने का हो गया? 900 रुपए का। नियमित भर्ती आप नहीं कर रहे हैं। इसके बाद तो अभी शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा के बाहर जाएंगे। हमारा मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री से मिलने का इरादा है। अगर वो मिलेंगे अच्छी बात है, तो मेरे ख्याल मिलना चाहिए उनको पता होना चाहिए कि लोग आए हैं। तो अगर वो बात हमारी मानेंगे तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो उसके बाद आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे निश्चित तौर पर। सीटू नेता कश्मीर सिंह ने कहा कि मजदूरों की मांगों को लेकर सीटू के तहत आज बड़ा प्रदर्शन किया गया है। ये प्रदर्शन सरकार तक मजदूरों की मांगों को पहुंचाने और उन्हें पूरा करने के लिए किया गया है। कश्मीर सिंह ने कहा कि प्रदेश में जो वर्तमान स्थितियां हैं उससे लगता ही नहीं है कि यहां सरकार नाम की कोई चीज़ है। मजदूरों की स्थिति बेहद खराब है। वास्तव में ये जो जन सैलाब उमड़ा है आज, ये हमारी उम्मीद से भी परे है। हमने उम्मीद किया था कि 2000 के आसपास लोग आएंगे शायद, क्योंकि पीछे आंगनवाड़ी का भी एक प्रदर्शन हुआ था। परंतु आप देखेंगे कि इस तरह का प्रदर्शन आज तक CITU के नेतृत्व में आज तक हुआ नहीं। वास्तव में क्या है, मजदूर ये मांग कर रहा है कि आप जो न्यूनतम वेतन है, जो केंद्र सरकार भी छलावा कर रही है, आप 21,000 रुपया करो। 21,000 नहीं करना, अरे 400 रुपया दिहाड़ी तो कर दो, उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ जोड़ दो। ये हमारा मांग है। आउटसोर्स के लिए आपने कहा था चुनाव से पहले, आउटसोर्स के लिए नीति बनाएंगे, रेगुलर करने की नीति बनाएंगे। आज तक रेगुलर करने का कोई नीति नहीं हुआ। अब तो सरकार ने कह दिया कि आउटसोर्स के लिए कोई नीति नहीं बनेगा। बड़ी तादाद में आप देखेंगे जो महिलाएं आगे बैठी हैं, ये सारा मनरेगा वर्कर है जो अलग अलग जिलों से आया, जिसमें बड़ी संख्या में हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा इन एरिया से आया है, ऊना से आया है। क्या इशू है? मनरेगा 100 दिन का रोजगार गारंटी का कानून है, 100 दिन का रोजगार मिलेगा, परंतु 100 दिन का क्या 10 दिन का रोजगार नहीं मिल रहा है। पंचायतों में ठेका हो रहा है। DC ने ऑर्डर कर दिया, ठेका नहीं होगा। BDO ने ऑर्डर कर दिया, हमीरपुर में 5 BDO ने, कोई ठेका नहीं होगा। उसके बावजूद जो है ठेके हो रहे हैं और मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। अगर काम मिल भी रहा है तो दिहाड़ी 45 रुपये, 50 रुपये। इसलिए लोगों में रोष है कि ये जो है, ये सरकार जो है हमारे साथ जो है अन्याय कर रही है, बेइंसाफी कर रही है, और इस सरकार के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। दूसरा और बात है, श्रमिक कल्याण बोर्ड है, निर्माण मजदूरों के लिए बना है, उसका चेयरमैन है श्रम मंत्री विक्रम सिंह जी। अब पिछले 3 सालों से बहुत सारे जिलों के अंदर सामान उनको मिलता है, इंडक्शन है, साइकिल है, सोलर लैंप है और दूसरी और चीजें हैं। वजीफा बच्चों को मिलता है, जो निर्माण मजदूर है उनके बच्चों को। पिछले 2 साल से वजीफा ही नहीं आया। तो लोग ये कह रहे हैं कि कल्याण बोर्ड काहे के लिए? 1300 करोड़ है कल्याण बोर्ड में जमा, 1300 करोड़, ब्याज भी खर्च नहीं हो रहा है। अरे MLA को समय नहीं है, मंत्री को समय नहीं है, तो लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कि अगर ये श्रमिक कल्याण बोर्ड में लाभ नहीं देने हैं आपने, अगर ये सारा वजीफा, ये सारा चीजें नहीं देनी है, तो फिर जो है कल्याण बोर्ड के दफ्तर के बाहर मोर्चा लगेगा, इंडेफिनिट लगेगा, अनिश्चितकालीन मोर्चा कल्याण बोर्ड के दफ्तर के बाहर लगेगा। वो हम लगाएंगे निश्चित तौर पर, हजारों लोग आएंगे। तो इसलिए जो है अब मिड डे मील वर्कर का आया है, यहाँ दूसरे लोग आए हैं, बिजली का वर्कर आया जो आउटसोर्स है, 10 सालों से काम कर रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं है रेगुलर करेंगे, सारी जिंदगी लगा देंगे, ठेका पर सारा काम हो रहा है। तो इसलिए हाइडल का वर्कर आया है। ये सारे मजदूर जो है इसलिए आए हैं कि सरकार जो है बहुत परेशानी लोगों के लिए खड़ी कर रही है, और सरकार नाम की वास्तव में कोई चीज नहीं है, मैं आपको बता दूं। और अब हिमाचल से एक बुरी खबर। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद राम स्वरूप शर्मा दिल्ली स्थित उनके आवास पर मृत पाए गए हैं। सांसद का शव उनके ही घर से फंदे में लटका मिला। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष ने सांसद की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
सांसद की मौत के चलते भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक को कैंसिल कर दिया गया, तो वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया। श्री रामस्वरूप शर्मा जी का निधन का दुखद समाचार आज सुबह प्राप्त हुआ। इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, विश्वास नहीं हो पा रहा था। मुझे सुबह जब पता चला तो मन बहुत व्यथित हुआ। जो सोचा नहीं था, जो कभी स्वप्न में नहीं था। विद्यार्थी जीवन से मैं उनके संपर्क में था। सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत के बाद हिमाचल में शोक की लहर दौड़ गई है। सांसद का शव फंदे में लटका हुआ मिला और इसके चलते भाजपा समेत दूसरे दलों के नेता भी हैरान हैं। रामस्वरूप शर्मा 2014 में पहली बार मंडी लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। इसके बाद 2019 में एक बार फिर से चुनाव जीतकर वह संसद पहुंचे थे। आरएसएस के बैकग्राउंड से आने वाले रामस्वरूप शर्मा को उनकी सादगी के लिए जाना जाता था। सन 1958 में हिमाचल प्रदेश के मंडी में जन्मे रामस्वरूप शर्मा विदेशी मामलों की संसदीय समिति का भी हिस्सा थे। अब परिवार में उनकी पत्नी और 3 बेटे हैं। पार्टी के संगठन के एक कार्यकर्ता के नाते हम उनके काम करने के तौर तरीके को लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में उदाहरण के रूप में देते थे, क्योंकि सहजता, सरलता, मिलनसार पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है और पूरे समाज के लिए क्षति है। जो व्यवहार, संस्कार उनके जीवन में थे, वही हमें अपने जीवन में उतारना, ये हमारा एक संकल्प रहना चाहिए। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सांसद की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि रामस्वरूप शर्मा की जिस तरह से मौत हुई, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने सांसद की मौत को प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा जी का निधन का दुखद समाचार आज सुबह प्राप्त हुआ और स्वाभाविक रूप से इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस समाचार के बाद हम सब लोग स्तब्ध भी थे, दुखी भी थे, विश्वास नहीं हो पा रहा था। और उसके बाद हमने कंफर्म करने की कोशिश की और कंफर्म करने के बाद पाया गया कि भी जो भी ये घटना घटित हुई है और ये सही है। रामस्वरूप जी मंडी लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद के रूप में चुने गए और अब की बार उनके जीतने का बहुत बड़ा अंतर था। 4,05,000 वोटों से जीते। पार्टी के संगठन के एक कार्यकर्ता के नाते हम उनके काम करने के तौर तरीके को लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में उदाहरण के रूप में देते थे, क्योंकि सहजता, सरलता, मिलनसार और हमेशा प्रवास पर रहना, दौड़ते रहना, लोगों के साथ जो संवाद और संपर्क, वो इनकी बहुत बड़ी एक विशेषता थी। और जीवन में भी सहजता थी, सरलता थी। उन सारी चीज़ों को देखते हुए स्वाभाविक रूप से एक कार्यकर्ता के लिए जो प्रेरणा के रूप में उनकी एक पहचान थी, उसे उस व्यक्तित्व को हम खोए हैं। हमें इस बात का बहुत दुख है और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अभी उनका जो सूचना मिली है, उनके जो डेड बॉडी को जो जहाँ उनका निवास है वहाँ से लेकर के पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। परिवार के सदस्यों का वहाँ इंतज़ार है और आगे की प्रक्रिया के बारे में आपको सूचना मिल जाएगी। देखिए, अभी तक इन सारी बात को लेकर के इस तरह की बातें ध्यान में आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से बताएंगी। यहीं लाएंगे सर? हाँ, ऐसी परिवार की ओर से जानकारी मिली। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि सांसद रामस्वरूप शर्मा की मृत्यु के बाद पूरा प्रदेश दुखी है। उन्होंने कहा कि संसद में शोकोद्गार के बाद कार्यवाही कल 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है। श्री रामस्वरूप शर्मा जी हमारे लोकसभा के सांसद रहे। आज प्रातः ही जानकारी मिली कि उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, जहां मुझे व्यक्तिगत इस बात का बहुत बड़ा दुख है।
पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता इस दुखदाई घटना को लेकर के क्षुब्ध है, दुखी है। आज शोकोद्गार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से इस सदन में प्रस्तुत किए गए नेता प्रतिपक्ष ठाकुर महेंद्र सिंह जी, श्री सुरेश भारद्वाज जी, वहाँ के विधायक श्रीमान राणा जी, राकेश जी ने अपने शोकोद्गार प्रस्तुत किए। मैंने भी उसमें अपने आप को शामिल किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए इस सदन ने मिल करके फैसला लिया कि आज की जो कार्रवाई है वो स्थगित की जाए और उनको मान सम्मान देने के लिए ही आज की कार्रवाई स्थगित हुई। मुझे सुबह जब पता चला तो मन बहुत व्यथित हुआ। जो सोचा नहीं था, जो कभी स्वप्न में नहीं था, विद्यार्थी जीवन से मैं उनके संपर्क में था और जब कभी हम जोगिंदर नगर जाते थे तो अपने परिवार के रूप में हमेशा वो हमारा सहयोग करते थे। विचार की मजबूती के लिए हमेशा वो हमारे साथ खड़े रहते थे और जब वो एमपी भी बन गए तो कभी उनके स्वभाव में वो बात नहीं आई कि मैं एमपी लोकसभा हो गया हूँ। वो हर व्यक्ति के अनुसार उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी केस हिसाब से बातचीत करते थे। पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है, वो पूरे समाज के लिए क्षति है, परिवार के लिए क्षति तो है, पर इतना ही हम कहना चाहते हैं कि जो व्यवहार संस्कार उनके जीवन में थे वही हमें अपने जीवन में उतारना, ये हमारा एक संकल्प रहना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में जाइका परियोजना के अंतर्गत वानिकी और अन्य गतिविधियों तक पहुंच स्थापित करने के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जाइका परियोजना की वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य परियोजना क्षेत्र में पर्यावरणीय और सतत सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करते हुए वन क्षेत्र पारिस्थितिकीय तंत्र में वृद्धि और प्रबंधन करना है। वेबसाइट के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य वन क्षेत्र पारिस्थितिकीय तंत्र में वृद्धि और प्रबंधन करना है। ये परियोजना जैव विविधता और जल स्रोतों के संरक्षण, भूक्षरण को रोकने और स्थानीय समुदाय को स्थायी वैकल्पिक आजीविका स्थापित करने की दिशा में सहयोग कर रही है। 800 करोड़ रुपए की ये परियोजना राज्य के 6 जिलों शिमला, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में चलाई जा रही है। इस परियोजना के तहत 7 वन वृत्त, 18 वन मंडल, 61 वन रेंज और 400 ग्राम वन विकास समितियां, 60 जैव विविधता प्रबंधन उप समितियां, 920 स्वयं सहायता समूह और सामान्य हितधारक समूह शामिल है। ये परियोजना मार्च 2028 में पूरी हो जाएगी। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला।
गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।